हेलो दोस्तों, मैं राहुल पांडे क्लियर कंसेप्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से आपसे कमिटमेंट किया गया था उसी तरीके से आज की क्लास का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ही की जाएगी। आप लोगों को इस सीरीज़ में जो मैंने बताया था, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है वो है कि ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो आप लोगों के लिए अपकमिंग जो परीक्षाएँ होंगी उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ 3 दिसंबर की, तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विकलांगता दिवस। और अगर मैं 4 दिसंबर की बात करूं, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मानवाधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जो दिसंबर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया अभी तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की है? तो मातृभूमि योजना जो है वो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की गई है। ठीक है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा ये शुरू की गई थी। इसके लिए इस योजना का जो उद्देश्य था, जो गांव का बुनियादी विकास है, उसके लिए ये योजना शुरू की गई थी 2021 में। कब? 2021 में ये योजना सितंबर में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी? मातृभूमि योजना ये स्टार्ट की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है दोस्तों, तो ये जो भारत की इंडेक्स है ये है हमारी 111। कितनी है? 111। अगर मैं बात 2024 की करूं, तो 2024 में है 125। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी सूचकांक की बात करूं, जो भी इंडेक्स बनाए जाते हैं, भारत को जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है पॉपुलेशन में, ऐसी आबादी को हम छोटे छोटे कंट्री से कंपेयर करते हैं, इसलिए हमारी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती है। अगर एक्चुअल में देखो तो भारत बहुत आगे है। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि जो भी एजेंसी हैं जो भी एजेंसी इसको आकलन करती हैं, वो एजेंसी जो है वो सारी यूएसए या यूरोपियन कंट्री की हैं, तो उस हिसाब से हमें ये रैंक देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात करूँ वैश्विक भुखमरी की, तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसका जो 2023 की रैंक थी वो थी 111। अगर मैं 2024 की बात करूं तो वो है 125। ठीक है दोस्तों, कौन जारी करता है? तो ये करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वैल्यूगर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण किस देश में संपन्न हुआ है? तो जो मालाबार है इसका जो संपन्न हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में किस जगह? वो भी सिडनी में ये संपन्न किया गया है मालाबार। ठीक है दोस्तों, तो मालाबार जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप ये तो समझ लो कि ऑप्शन में सबसे पहले ये देखिए कि तटीय देश कौन से हैं या तटीय राज्य कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, या तो इंडिया के जो तटीय राज्य होंगे वहाँ पर उड़ीसा आपका है, या फिर आपका आंध्र प्रदेश है। इस तरीके से तटीय राज्य ही आएंगे। अगर कंट्री की बात करें तो जो भी कंट्री हमारी ओशियन में समाई हुई हैं उन्हीं कंट्री पर मालाबार होता है। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे अब 2 तो आप हटा सकते हैं, ईराक और जर्मनी, बचा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था मालाबार 27। तो आपको याद रखना है कि मालाबार पूछा जाएगा कौन सा संस्करण हुआ था 2024 में, तो 27वां संस्करण था। किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में हुआ था। किसने भाग लिया था? तो इसमें 4 देश भाग लेते हैं मालाबार में। एक आपका भारत, यूएसए और जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो आपकी क्वाड कंट्री हैं, क्वाड कंट्री ही इसमें भाग लेती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मालाबार 4 देशों के बीच में हुआ था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में से शीर्ष अवार्ड किसने जीता?
तो स्वच्छ शहरों में सबसे ज़्यादा जो गंगा अवार्ड है, जो गंगा नदी के किनारे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो जीता है वो किसने जीता है? वाराणसी ने। किसने जीता? वाराणसी, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। किसमें? स्वच्छ गंगा शहरों में। अगर मैं बात करूं कि कौन सी कैपिटल जो है, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा स्वच्छता में पहली रैंक पर आया, तो कंटिन्यू जो आ रहा है 2016 से, वो है इंदौर। कौन है? इंदौर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वो आपका है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का एक मतलब कि अपर रूप है, तो उसके रूप में ये उड़ीसा जो है ये पहले स्थान पर आता है उत्पादन में। ठीक है दोस्तों। अगर देश की बात करूं तो बॉक्साइट उत्पादक में सबसे फर्स्ट पर आता है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे पहले पे आता है। ठीक है। भारत के राज्य में अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो संविधान में जो संशोधन है वो कौन कर सकता है? तो ये है कौन सा? संसद। अगर मैं इसकी बात करूं तो संसद का जो भाग 20 है, आर्टिकल नंबर 368, एक ही आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल नंबर 368 के तहत अमेंडमेंट किया जाता है और ये संसद को पावर दी जाती है। ठीक है। अब उसमें जो हमारे अमेंडमेंट होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। ठीक है। एक विशेष और एक आम होते हैं। ठीक है। जिसमें 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है, एक में राज्य प्लस 2/3 की बहुमत की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं संशोधन की बात करूं तो संशोधन जो है वो अफ्रीका से लिया गया था। जैसे मैंने आपको जब संविधान पढ़ा था उसमें बताया था कि भारत के जो भी संविधान में जो भी चीज़ें हैं, जैसे समवर्ती सूची है या फिर कोई भी चीज़ ली गई है, वो कहीं ना कहीं बाहरी स्रोत से उठाई गई हैं और भारत के अकॉर्डिंग इसमें लागू की गई हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं से हर चीज़ उठाई गई है। तो संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से उठाया गया है, जैसे ह्यूमन राइट्स हैं वो अमेरिका से उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से कई, जैसे समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट है वो आपके आयरलैंड से उठाई गई है। तो कहीं ना कहीं से कोई स्रोत बनाए गए हैं। ये मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी पॉलिटी में, आप जाके उसमें देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने जो किया था वो बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में निर्वाण प्राप्त किया था। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। अगर मैं बात करूँ ज्ञान, तो इनको ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये बोधि वृक्ष था एक। ठीक है। इसलिए वो बोध गया कहलाया। बोधि वृक्ष था, वहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जो जन्म हुआ था वो 563 BC। ठीक है दोस्तों। BCE है। ठीक है। तो जो उल्टी चलती हैं, और इनका जो ये जन्म हुआ था 563 में हुआ था और 483 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने उपदेश जो दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। किस में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। कहाँ पर दिए सबसे ज़्यादा? तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा दिए हैं। ठीक है। जैसे दो ही उपदेश पूछे जाते हैं, एक महावीर का पूछा जाता है, तो महावीर जी ने जो दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे और बुद्ध ने जो दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है दोस्तों। तो इनको बोध गया में ज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो इन्होंने अंतिम सांस ली थी वो कुशीनगर में ली थी। ठीक है। और सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, और पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। जो भी जानकारी अभी तक मैंने दी है ये सारी एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल याद करके रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की है? तो हजरत ए आला की जो उपाधि है वो किसको मिली थी? ये मिली थी शेर शाह को। किसको मिली थी? शेर शाह को हजरत ए आला की उपाधि दी गई थी, जो सूरवंश के संस्थापक थे। किसके? सूरवंश के संस्थापक थे। शेर शाह का जो मकबरा था वो सासाराम बिहार में था। ठीक है। इन्होंने रुपया चलाया था और GT रोड बनवाया था। ठीक है। और जो दिल्ली का पुराना किला है उसको भी शेर शाह ने ही बनवाया था। ठीक है दोस्तों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पाणिनि द्वारा लिखी गई है? तो ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। तो पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी, कौन सी? अष्टाध्यायी जो है एक संस्कृत व्याकरण की किताब है।
ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई। अगर मैं बात करूं कथासरित सागर जो है ये सोमदेव ने लिखी है। किसने लिखी? सोमदेव ने लिखी है। अगर रघुवंशन की बात करूं तो ये कालिदासा ने लिखी है, और मनुस्मृति की बात करूं तो ये मनु ने लिखी है। ठीक है, तो ये अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है दोस्तों, तो कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों वो एकमात्र है जो है कौन सा? उत्तर प्रदेश, जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, जो आप वेस्टर्न से याद करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो गुजरती है। सबसे ज़्यादा अगर मैं पूछूं तो सबसे ज़्यादा एमपी से गुजरती है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो एमपी से गुजरने वाली है, और सबसे कम जो है वो है राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे कम किस भारतीय राज्य में कर्क रेखा कम गुजरती है? वो है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से इनमें से नहीं गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों के मैंने आपको नाम बता दिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, देपान पिय प्रियदर्शी, देवों का प्यार, ठीक है, के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है अशोक मौर्य को, जो है वो देवान प्रियदर्शी जाना जाता है। किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। मौर्य साम्राज्य में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के थे बिंदुसार के लड़के थे अशोक। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बौद्ध धर्म को जो प्रचार प्रसार किया था वो अशोक ने ही किया था। ठीक है दोस्तों, कलिंग के युद्ध के बाद उपगुप्त ने बौद्ध धर्म के बारे में अशोक को बताया गया था। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घाटा नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो पूंजीगत जो व्यय है उसका घाटा क्या होता है? 2 बजट होते हैं, एक आम और व्यय। ठीक है, तो एक होता है राजस्व खर्च और एक होता है पूंजीगत खर्च। राजस्व खर्च जो होते हैं जो गवर्नमेंट के तहत एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, जैसे मान लो वेतन है या पेंशन है या ब्याज है, तो ये दिए जाते हैं। ये होते हैं कौन से? हमारे राजस्व खर्च। और एक होते हैं पूंजीगत खर्च। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय जो होता है, जैसे मान तो श्रवण पर, ठीक है, या फिर डैम वगैरह बनवाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं, या पार्क बनाए जाते हैं, कोई सरकार के तहत कंपनी में जो इन्वेस्ट किया जाता है, इस तरीके के खर्च जो होते हैं वो होते हैं पूंजीगत व्यय। तो जैसे इसमें अगर मैं पूछा गया है कि कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है, तो मशीनरी पर अधिग्रहण ये किसका है? पूंजीगत में आता है। भूमि अधिग्रहण पूंजीगत में आता है। भवन अधिग्रहण पूंजीगत में आता है, जैसे रोड निर्माण है, डैम निर्माण है। लेकिन जो ब्याज भुगतान है ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है राजस्व खर्च में। ठीक है दोस्तों, तो पूंजीगत व्यय है ये ब्याज भुगतान में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो अगर मैं बात करूं, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, तो अगर मैं आर्टिकल नंबर 19 की बात करूं, तो आर्टिकल नंबर 19 में 6 अधिकार आपको दिए गए हैं। सबसे पहला अधिकार इसमें आते हैं, और सीरीज वाइज ही आते हैं 6। उसमें पूछा जाता है कि 19(2) में क्या है, या पूछ लिया जाएगा 19(ग) में क्या है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना होगा, तो वो सीरीज से याद करना है। तो पहला है अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता। ये भी आता है, प्रेस की स्वतंत्रता किस में आती है? तो अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब कि तुम अपने विचार प्रकट कर सकते हो, ये 19(1) में आता है। अगर मैं 19(2) की बात करूं, तो सम्मेलन या संघ, तो सम्मेलन मतलब कि आप ग्रुप में इकट्ठे हो सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, ये 19(2) में आता है। अगर मैं बात करूं 3 की, आप कोई सरकार मतलब कोई पार्टी बना सकते हो, कोई संघ बना सकते हैं अपना, तो ये आता है 19(3) में। अगर मैं 4 की बात करूं, पूरे भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था 2019 के बाद जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया है।
तो 1904 में जो आता है वो आता है घूमने या या विचरण करने की स्वतंत्रता। इसके बाद आता है 1905। तो 1905 में जो है वो आता है निवास करने की स्वतंत्रता, मतलब कि आपको भारत में किसी भी भूभाग में निवास करने का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था। 2019 में धारा 370A हटने के बाद, उस 370 और 31A हटने के बाद अब भारत के आप किसी भी भूभाग में, जम्मू कश्मीर में भी आप निवास कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, जिसमें 1906 आता है आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, मतलब कि आप वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो ये 6 अधिकार जो हैं वो 19 में दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये है 32 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 है, और बाकी व्यक्ति आपको बताया गया 19 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो आपको किस में दी जाती है, 14 में दी जाती है। ठीक है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है 28 में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके कितने अधिकार हो गए हैं, आपके 6 अधिकार जो आपको दिए गए हैं, 6 अधिकार में 19 में ही 6 दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका एक संपत्ति का अधिकार था जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया है, और किस में जोड़ा गया है, तो 300A पार्ट 12 में, संविधान के भाग 12 में 300A में अब वो कानूनी अधिकार बन चुका है, संपत्ति का अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का जो प्रमुख होता है वो होता है पुलिस महानिदेशक, DGP। ठीक है दोस्तों, कौन, DGP। और प्रेजेंट टाइम DGP कौन है, वो हैं प्रशांत कुमार। कौन है, प्रशांत कुमार जो हैं वो DGP हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। कौन सा है, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अगर भूटान की मैं बात करूं तो कैपिटल क्या है, थिम्पू यहाँ की कैपिटल है। यहाँ पर नगुल्ट्रम जो है उसकी करेंसी है, कैपिटल थिम्पू है। अगर पशु की बात करूँ तो तकिन जो है वो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, और राष्ट्रीय पक्षी जो है वो काला कौवा, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौवा है। ठीक है दोस्तों, अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था वो थे डॉक्टर BN राव। कौन थे, BN राव। संविधान सभा कब बनाई गई थी, तो जब कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 24 मार्च। कब, 24 मार्च, ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसके तहत इसका उद्देश्य था भारत में नया संविधान बनाना। इसमें संविधान सलाहकार जो थे वो डॉक्टर BN राव थे, जिन्होंने सलाह दी थी कि भारत में संविधान की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा में 9 अगस्त 1946 को पहली बैठक हुई थी, और उसमें डिसाइड किया गया था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद 11 अगस्त 1946 में दूसरी बैठक हुई, जिसमें क्या तय किया गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। ठीक है दोस्तों, और एक और बैठक थी जो इम्पोर्टेंट हुई थी 13 अगस्त। तो एक 9 अगस्त को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, दूसरी 11 अगस्त जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और तीसरी बैठक हुई थी जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन कही है, जिसको कहा जाता है कि उद्देश्य ही प्रस्ताव है, और प्रस्तावना, उद्देश्य ही प्रस्तावना है, और प्रस्तावना ही उद्देश्य है। जो उसमें उस समय 13 अगस्त को उद्देश्य का लाई गई थी, वही हमारी प्रेजेंट वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना मानी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज की प्रश्नरी खत्म होती है, और इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनकी पूरी डिटेल जो है वो लाई जा रही है, और वही समझाई जा रही है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं, और जो भी पर्टिकुलर टॉपिक होंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था
कि जो भी इम्पोर्टेंट होंगे आपके साइंस में भी कराए जा रहे हैं, जो भी स्टैटिक जीके से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट पार्ट आपको अलग से भी कराए जाएंगे। और संविधान जो है, जिस तरीके से मैंने बताया था, जितने भी आर्टिकल हैं आपके वो अलग से कराऊंगा, पार्ट भी कराऊंगा, और उनकी सूची जो है, शेड्यूल है, ये भी मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।